गुड मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल जी महाविद्यालय हजरपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज दिए थर्ड ईयर का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, पिछले वीडियो में आपको फ्रांस की क्रांति के कारणों की जानकारी दी थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम 1789 से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट के उदय तक का जो घटनाक्रम घटा फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय सभा का निर्माण हुआ, नई विधानसभा गठित हुई, कन्वेंशन बना, कभी उनका शासन रहा, कभी जैकोबी दल का जीरोनिस्टों के मध्य संघर्ष रहा। इसी तरह से नेपोलियन डायरेक्टरी का शासन आया। नेपोलियन ने किस प्रकार से उस पर अपना अधिकार स्थापित किया और 1799 तक नेपोलियन एक तरह से कौंसल शासन के रूप में अपना शासन करने लग गया और 1804 तक जाते जाते हुए फ्रांस का सम्राट बन जाता है। सबसे पहले हम जो घटनाक्रम घटा, जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसके जो कारण थे, उसमें जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बौद्धिक जागरण के साथ साथ जो बौद्धिक जो युद्ध थे उनके परिणाम से फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, एक निरंकुशचारी राजवंश जो बुर्बो राजवंश था उसके खिलाफ सामंतवादी जो प्रथा थी और जो पादरियों का जो वर्चस्व था, चर्च का जो वर्चस्व था, उसके विरुद्ध जनसाधारण लोगों ने कृषक मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने किस प्रकार से फ्रांस में क्रांति को बदलित किया और किस प्रकार से फ्रांस के जो शासक थे उनको सत्ता से बेदखल किया, बल्कि उनको किस प्रकार से हम देखेंगे कि बाद में उनको फांसी पर भी, सूली पर भी उनको चढ़ा दिया गया पूरे राज परिवार को। तो फिर हम देखेंगे किस प्रकार से फ्रांस में घातक का राज में शुरू होता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस प्रकार से उनको गिलोटी सूली चढ़ाने का माध्यम होता है, गिलोटी जिसके माध्यम से उसको सजा दी जाने लगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 1789 से ही। 5 मई 1789 को जब एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, इसी घटना को फ्रांस की क्रांति का एक तरह से तात्कालिक कारण हम मान सकते हैं, क्योंकि वर्षों 1614 से पहले इस जो ये एस्टेट जनरल का जो सम्मेलन था इससे पहले नहीं हुआ था। अतः इसके नियम देखे गए, उसके आधार पर यह पता किया गया है कि इसमें 3 वर्ग होते हैं, जिसमें 1200 सदस्य होते हैं, जिनमें से लगभग 600 के अधिक सदस्य जनसाधारण वर्ग के थे। 600 से अधिक सदस्य जनसाधारण वर्ग के थे। ये तीनों एक जगह ही बैठकर निर्णय लिया करते थे। उनका एक ही मत माना जाता है, तीनों का, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जनसाधारण वर्ग। अतः तीसरे सदन में जो 600 से अधिक उनके मेंबर थे, राजा के बहुत सारे नाम करने के पश्चात उनको कोई अधिकार जब नहीं दिया जा रहा था, तो 17 जून 1789 तक आते आते उन्होंने अपने अधिकारों की घोषणा कर दी और अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। किसने? जनसाधारण सभा ने। क्योंकि कुलीन और जो पादरी वर्ग का बहुत बड़ा धड़ा था, वह राजा के साथ था और राजा कभी भी नहीं चाहता था कि जनसाधारण को कोई अधिकार मिले, जनसाधारण को कोई अधिकार नहीं मिले। अतः उन्होंने क्या किया कि उनके अधिकारों को दबाने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। रानी आंटोनेट का भी उसका प्रभाव बना रहा। इस प्रकार से जनसाधारण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वयं को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। 17 जून 1789 की घटना है, फ्रांस के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण घटना ये मानी जाती है और स्वयं को फ्रांस के एकमात्र प्रतिनिधि सभा भी उन्होंने घोषित कर दिया। राष्ट्रीय सभा घोषित करने के साथ साथ स्वयं को एक प्रतिनिधि सभा भी उन्होंने घोषित कर दिया। इस प्रकार से जनसाधारण वर्ग ने अपने अधिकारों की मांग को दिनों दिन बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी मांग ये भी थी कि सभी तीनों सदनों की, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जनसाधारण वर्ग, उनका एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें तय किए जाए देश के लिए मानव अधिकारों की घोषणा की जाए। देश में एक तरह से जो राजतंत्र, हालांकि अभी भी राजतंत्र के एक पक्षपाती लोग थे, वे चाहते थे कि निरंकुश राजतंत्र से आगे अच्छा राजतंत्र रहे, जिससे फ्रांस की जनता को काफी फायदा हो। परंतु राजा लुई 16 अपनी पत्नी कुलीनों, कुछ पादरियों के बहकावे में आकर उन्होंने जो तीसरे एस्टेट था, यानी कि जनसाधारण वर्ग था, उसके सभा भवन का ताला लगवा दिया, वहां पर अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया। जब 20 जून 1789 को जनसाधारण वर्ग के लोग
जिनमें अबेसाइडस मिराबो जैसे उनके नेता भी थे। वे जब सभा भवन में भाग लेने जा रहे थे, चूंकि उन्होंने उस स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था, तब हुआ यूं कि चूंकि ताला लगा दिया गया था सभा भवन पर, अतः वहां पर की तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। किसी ने कहा कि पास ही में सभा भवन के पास ही में टेनिस कोर्ट का मैदान है जहाँ घोड़े आदि भी बांधे जाते थे, उस मैदान में जाकर हम राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कर सकते हैं और अपनी शपथ हम ले सकते हैं। अपनी शपथ हम ले सकते हैं। 20 जून 1789 को जो लुईस सोल्वे ने राजाओं सामंतों के दबाव में आकर सभा भवन को बंद करवाया था, अतः इस बंद के परिणाम स्वरूप पास ही के टेनिस कोर्ट के मैदान में राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य थे, इनमें मिराबो, साइज जैसे प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने वहां जाकर शपथ ग्रहण की और इस तरह से ये टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी गई। 20 जून 1789 की घटना है जो इतिहास में टेनिस कोर्ट के शपथ के नाम से ये जानी गई। इसमें सभी प्रतिनिधियों ने शपथ लिया कि राष्ट्रीय सभा ये निश्चित करती है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे और संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम कोर्ट में एकत्रित होके ही रहेंगे। तो राष्ट्रीय सभा का एक उद्देश्य यहाँ तय कर दिया गया है कि जब तक संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता तब तक हम इसी कोर्ट में क्या करते रहेंगे, अपना अधिवेशन करते रहेंगे। अतः लुईस सोल्वे पर इसका दबाव दिनों दिन बढ़ता गया और अंत में 23 जून 1789 को उनको झुकना पड़ा और एक संयुक्त अधिवेशन जिसकी मांग सर्वसाधारण वर्ग बहुत पहले से करता आ रहा था, उन्होंने ठुकरा दी थी, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और 23 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया जिसमें तीनों सदनों के, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट, तीनों सदनों के व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। हालांकि इस संयुक्त अधिवेशन में राजा लुईस सोल्वे ने जो राष्ट्रीय सभा के द्वारा जो कार्य किए गए थे, शपथ ली गई थी, जो काम किए गए थे उनको अमान्य घोषित कर दिया और उनका संवैधानिक करार दे दिया। और इसी समय जो राजा का सहयोग करने वाले कुलीन और पादरी वर्ग के लोग थे वे सभा भवन को छोड़कर चले गए और राजा के सहयोगियों ने जनसाधारण के लोगों पर भी दबाव बनाया कि आप भी क्या करें, यहाँ से चले जाइए, कहाँ से, सभा भवन से चले जाइए। परंतु इसी समय जो राष्ट्रीय सभा के प्रमुख नेता थे मिराबो ने गरज कर कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि और जनता की इजाजत से ही यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जब तक आपकी बंदूक की गोलियां में नहीं हटा देती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इससे सभा के प्रतिनिधियों में एक तरह से जोश क्या हो गया, जोश भर गया। अंत में राजा को झुकना पड़ा और तीनों सदनों को एक साथ बैठने की उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। बहुत सारे कुलीन और पादरियों के कुछ लोग भी दिल्ली में आकर सम्मिलित हो गए। इस प्रकार से 9 जुलाई तक आते आते राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को क्या कर दिया, संविधान सभा घोषित कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया, 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को क्या कर दिया, संविधान सभा घोषित कर दिया। राजा ने इस सभा के निर्णय को अंत में उनको स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार से संविधान सभा का एक तरह से संविधान का निर्माण करने की पहल उठने लग गई। 9 जुलाई 1789 की घटना है। परंतु इसी समय राजा ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे फ्रांस की जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया। जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी जनता में प्रसिद्ध मंत्री थे नेकर, उनको उन्होंने पदच्युत कर दिया और यहाँ तक कि फ्रांस से बाहर जाने का उनको आदेश दे दिया। इससे कई जो क्रांतिकारी नेता थे वे काफी आक्रोशित थे। उन्होंने जनता में आह्वान किया कि अब अगला नंबर जनता का, ये जनता पर ये अत्याचार करने वाले हैं। अतः लोगों में एक तरह से डर का माहौल बनेगा, लोग हथियारों को इधर देखने लगे। तो एक अफवाह फैली कि बास्तिल का जो दुर्ग है पास में, जहाँ पर राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था, वहां पर हथियारों का जखीरा जमा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इसमें दुर्ग रक्षक और आम जनता के मध्य काफी भीषण संघर्ष हुआ। 14 जुलाई 1789 की एक घटना है। इस घटना के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों ने, क्रांतिकारी जो लोगों ने बास्तिल के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से एक तरह से ये फ्रांस की पुरातन व्यवस्था पर एक कुठाराघात था। बास्तिल के दुर्ग का पतन, बास्तिल के दुर्ग का पतन जो निरंकुश शासन का प्रतिनिधित्व बना हुआ था। इस प्रकार से बास्तिल का दुर्ग का पतन हुआ 14 जुलाई 1789 को। जिस प्रकार से टेनिस कोर्ट की शपथ
20 जून 1789 को एक ऐतिहासिक घटना थी। उसी प्रकार से फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, बासिल के दुर्ग का पतन हुआ। अतः अब संविधान निर्माताओं ने 14 जुलाई को क्या कर दिया, राष्ट्रीय दिवस को घोषित कर दिया। फ्रांस का जो झंडा सफेद कलर एक कलर का झंडा था उसको हटाकर अब वहां पर 3 कलर का झंडा, उन्होंने नया झंडा घोषित, नया झंडा बना दिया। इसी तरह से पेरिस में जनता ने पुरातन राज प्रशासन को समाप्त करके नई म्युनिसिपल सरकार बनाई, जो पेरिस की कम्युनिटी के नाम से जानी गई। पुरातन जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको हटाकर अब पेरिस की नई म्युनिसिपल सरकार बनाई वहां के लोगों ने, और उसका वो क्या कहलाई, इतिहास में पेरिस की कम्यून कहलाई। नगर की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड का गठन किया गया। पेरिस नगर की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड का गठन किया गया, जिसका जो प्रमुख नेता था लाफायत, जिसने अमेरिकन क्रांति और फ्रांस की ओर से भाग लिया था, उसका नेता बनाया गया। बेली को पेरिस का प्रमुख नेता थे बेली, उसको पेरिस का क्या बनाया गया, मेयर बनाया गया। इस प्रकार से बासिल के दुर्ग के पतन के पश्चात फ्रांस में एक तरह से आमूलचूल परिवर्तन हुए। चूंकि 9 जुलाई 1789 को ही संविधान सभा के गठन की मांग कर दी गई थी। अब संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के कुछ कार्य थे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय सभा का जो बाद में संविधान सभा कहलाई के मुख्य कार्य संविधान का निर्माण करना था, और अतः राष्ट्रीय सभा ही संविधान सभा के नाम से जानी गई। राष्ट्रीय सभा का मुख्य कार्य क्या था, एक संविधान का निर्माण करना था, जो 9 जुलाई 1789 को गठित हुई थी। संविधान उन्होंने घोषणा की थी संविधान निर्माण की। अब वे क्या कहलाएगी, संविधान सभा के नाम से कहलाने लगी। 27 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने अपने आदर्शों और उद्देश्यों के रूप में मानव अधिकारों की घोषणा की। कब की, 27 अगस्त 1789 को। 27 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने अपने आदर्शों और उद्देश्यों की घोषणा की, जिसमें कुछ मुख्य बातें उनके द्वारा है कि मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार जैसे सुरक्षा व संपत्ति का अधिकार उनको दिया जाता है। इससे पहले उनका सामान्य लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसी तरह व्यक्तियों को स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के विधि निर्माण में भाग लेने का अधिकार होगा। व्यक्तियों को स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम, जो उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है या उनके द्वारा नियुक्त किए जो प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से क्या किया गया, विधि के शासन में भाग लेने का उनको अधिकार दिया गया। इसी तरह से राज्य का ये कर्तव्य है कि वह नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करे। राज्य का ये कर्तव्य है कि वे क्या करे, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करे। चौथा एक और उनका द्वारा बनाया गया था, योग्यता के आधार पर सब मनुष्य को सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। योग्यता के आधार पर सब मनुष्य को, फ्रांस के सभी लोगों को सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसी तरह सबको धर्म में विचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। फ्रांस में सबको धर्म विचारों की क्या की गई, स्वतंत्रता प्रदान की गई। फ्रांस के इस लिखित संविधान में 2 प्रमुख तत्वों को विशेषकर बल दिया गया था। राज्य की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित होगी। फ्रांस के जो संविधान का जो 27 अगस्त 1789 में जो घोषणाएं की गई थी, उसमें 2 बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। विशेष रूप से हमें उल्लेख मिलता है या उसका भाव में नहीं होता है कि जनता में, जनता राज्य की सार्वभौम शक्ति किसमें होगी, अब जनता में निहित होगी। और दूसरा, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अपने अपने अलग कार्य होंगे। तीनों एक दूसरे जुड़े होंगे, लेकिन तीनों के अपने स्वतंत्र रूप से कार्य होंगे। इस प्रकार से फ्रांस में नई संविधान में घोषणा की गई। अब राष्ट्रीय सभा, जो संविधान सभा के नाम से जानी जा रही थी, उसके सामने एक समस्या और थी। क्या समस्या थी, आर्थिक समस्या। इस आर्थिक समस्या की वजह से फ्रांस में बहुत सारी, फ्रांस में क्रांति को ज्यादा बढ़ावा मिला था। फ्रांस की क्रांति से पहले वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही। जैसे कि मैंने बताया था कि लुईस वोल्डे ने कई विधि मंत्रियों को हटाया, नियुक्त किया, इस्तीफे दिलवाए, वो सब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने कार्य किया था। एक समस्या बन गई थी। इसी बीच एक तालीरा नामक एक बिशप था, जो जनसाधारण मतलब राष्ट्रीय सभा का समर्थक है। उसने एक आइडिया दिया राष्ट्रीय सभा को, ये प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रीय सभा में कि चर्च की जितनी भी संपत्ति है ना, उनको सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि लगभग 5वां हिस्सा फ्रांस की भूमि का 5वां हिस्सा चर्च के पास थी, तो वो क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए और राष्ट्रीयकरण उसका कर दिया जाए। चर्च के पास फ्रांस की, जैसे कुल मैंने बताया कि 5वां हिस्सा उनकी आबादी का, उनकी फ्रांस की कुल भूमि का था।
इससे कुछ समय के लिए फ्रांस की आर्थिक समस्या ठीक हो सकती है। 3 नवंबर 1789 को 3 नवंबर 1789 को संविधान सभा ने चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया। संविधान सभा ने क्या कर दिया? चर्च की संपत्ति का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। 3 नवंबर 1789 को तिलारों के एक जो नाम बिशप था, प्रमुख पादरी था, उसके प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने काम किया। राष्ट्रीय सभा ने राज्य की जनता को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की और चर्च को दिए जाने वाले कर को भी समाप्त कर दिया। जो चर्च को टाइट नामक आदि कर जो दिए जाते थे फिजूल खर्च के रूप में, उनको समाप्त कर दिया गया। जहां तक राष्ट्रीय सभा के कार्यों का मूल्यांकन पर से इनकी मुख्य भूमिका रही है पुरानी व्यवस्था का विनाश का एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करना है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी राष्ट्रीय सभा की। एक तरह से प्रथम संवैधानिक घटना, संवैधानिक चरण था फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में। 30 सितंबर 1791 को संविधान का जो संविधान सभा उसका विसर्जन की घोषणा कर दी गई और इस सभा के उद्देश्यों को पूर्ण मान लिया गया। अब इसके बाद प्रथम ये संविधान सभा का, राष्ट्रीय सभा का काम पूरा हो गया। नई विधानसभा का गठन होता है। नई विधानसभा का गठन संविधान सभा के विसर्जन के एक दिन बाद यानी कि 1 अक्टूबर 1791 को नई विधानसभा का गठन हुआ। इसके सदस्यों की संख्या लगभग 745 के आसपास, इनके 750 के आसपास इनके सदस्यों की संख्या लगभग 745 सदस्यों की संख्या रखी गई। अधिकांश सदस्य जो थे वे तरुण क्रांतिकारी थे, जोशीले थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, जिनको राजनीति का कोई नॉलेज भी नहीं था, इतना अनुभव नहीं था और जिन्होंने भाषा और क्रांति के दौरान उग्र विचारों का ख्याति अपनी अपना ली थी। यानी कि नई विधानसभा का जो गठन किया गया था ना फ्रांस की प्रथम संविधान सभा के पश्चात 1 अक्टूबर 1791 को, तो उनमें ज्यादातर तरुण क्रांतिकारी थे, जो मध्यम वर्ग से थे, जो उग्र राष्ट्रवादी थे, जो बिल्कुल राष्ट्रवाद को पसंद नहीं करते थे। उन लोगों को भागीदारी उनमें ज्यादा हो गई। लगभग 745 की संख्या में ये लोग नई विधानसभा में थे। इस दौरान कई गुट बन गए विधानसभा में, जैसे कि जो राजतंत्र के समर्थक, जो राजा के समर्थक वर्ग था वो राजतंत्रवादी कहलाए, एक वर्ग संविधान का समर्थक था वो संविधानवादी कहलाए और एक वर्ग जो गणतंत्र का समर्थक था वह गणतंत्रवादी कहलाए। इस प्रकार से नई विधानसभा में 3 गुट बन गए, राजतंत्रवादी, संविधानवादी और गणतंत्रवादी। इसी समय नई विधानसभा के समय 2 दल प्रमुख रूप से उभरे फ्रांस में, जैकोबिन दल और जिरोंदिस्ट दल। जैकोबिन दल और जिरोंदिस्ट दल पेरिस में जैकोब के चर्च के पुस्तकालय में, पेरिस के जैकोब एक चर्च था उसके पुस्तकालय में इसके सदस्य नियमित रूप से मिला करते थे और राजनीति का तत्कालीन सवालों पर विचार विमर्श किया करते थे। राजनीति और तत्कालीन सवालों पर विचार विमर्श किया करते थे। धीरे धीरे ये लोग क्या कहलाए? जैकोबिन के नाम से विख्यात हो गए। यानी कि चर्च, पेरिस में एक चर्च थी, जैकोब वहां के अंदर पुस्तकालय था, वहां पर नियमित रूप से नौजवान व्यक्ति आकर मिला करते थे, अपने आचार्य विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। धीरे धीरे ये संगठित होते गए और ये जैकोबिन दल के नाम से विख्यात हो गए। पेरिस की जो कम्यून बनी थी ना, उस पर जैकोबिन दल के लोगों का ही प्रभाव था। पेरिस की जो कम्यून बनी थी, कम्यून म्युनिसिपल सरकार, उस पर किसका प्रभाव था? पेरिस के जैकोबिन दल का लोगों का ही प्रभाव था। इनकी शक्ति का जो प्रतीक, एक तरह से ये शक्ति का प्रतीक भी बन गए थे। मध्यम निम्न मध्य वर्ग के ज्यादातर लोग थे इसमें। दांतों और रोबेस्पियर जैसे लोग इनके नेता थे। दांतों और रोबेस्पियर जैसे नेता इसके क्या थे? इनके नेता थे। जैकोबिनों का एक सिद्धांत था कि सत्ता और सारे अधिकार जनता में नहीं थे। जैकोबिनों का क्या सिद्धांत था? कि सत्ता और सारे अधिकार जनता में नहीं थे। जैकोबिन दल का यह प्रसिद्ध नारा था कि जनता ही सब कुछ है, यानी कि सारे सत्ता उनके अधिकार में है। इनका एक जैकोबिनों को गुरु शिखर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये शिखर में विधानसभा ऊंचाई को बैठा करते थे, इसलिए इनको गुरु शिखर या माउंटेन के नाम से भी जाना जाता था। काफी उग्र विचार वाले लोग थे। इसी तरह से जो दूसरा दल था जिरोंदिस्ट, जैकोबिन क्लब में ही एक ऐसा गुट पनपा जो अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी, उग्र क्रांतिकारी विचारों का वाहक था। इस गुट में के जो लोग थे, अधिकांश सदस्य जिरोंद नामक प्रांत, दक्षिण जिरोंद नामक एक प्रांत था फ्रांस का, वहां के जो लोग थे
इसी कारण क्या कहलाए, जिरोंदिस्ट भी कहलाए। इसके अलावा इनको ब्रिसोंडिस नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनका जो प्रमुख नेता था ब्रिसट, इनका प्रमुख नेता था जिरोंदिस्तों का। ये काफी उग्र विचार वाले लोग थे। जिरोंदिस्तों की एक नीति थी कि क्रांति के लिए अंतिम प्रहार करना जरूरी है। अंतिम प्रहार करना जरूरी है, यानी कि जिसने पुरानी शासन व्यवस्था का अंतिम अवशेष जो राजमुकुट अभी भी जिंदा था, राजा अभी भी जिंदा थे, उसका अंतिम रूप से इनको खात्मा करना था, यानी कि अब पूरी तरह से गणतंत्रवादी थे। जिरोंदिस्तों ने पेरिस को कम्यून को भंग करने, क्योंकि जिरोंदिस्ट और जैकोबिनों के मध्य संघर्ष शुरू हो चुका था, और क्योंकि पेरिस की कम्यून को जैकोबिन दल का ही अधिकार था, तो इन्होंने उसको भंग करने का भी कोशिश की है। राष्ट्रीय सम्मेलन को, नया राष्ट्रीय सम्मेलन कन्वेंशन को जो हुआ, उसको दूसरी जगह, पेरिस से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इससे जैकोबिन और जिरोंदिस्तों के मध्य संघर्ष छिड़ गया। जैकोबिन और जिरोंदिस्तों के मध्य संघर्ष छिड़ गया। संघर्ष काफी खतरनाक था। एक तरह से फ्रांस में खून खराबा का दौर क्या हो गया, शुरू हो गया। जिरोंदिस्ट जैकोबिनों को पसंद नहीं करते थे, जैकोबिन जिरोंदिस्तों को पसंद नहीं करते थे, दोनों को मारकाट आदि करने लग गए। इसी समय ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के विरुद्ध की घोषणा कर दी थी। युद्ध का आरंभ हो गया 20 अप्रैल 1792 के आसपास। राष्ट्रीय फ्रांस 10 अगस्त 1792 को विद्रोह भी हुए फ्रांस में। पादरियों के नेतृत्व में कई किसानों ने विद्रोह भी किया। इससे फ्रांस की स्थिति भी डगमगाने के ऊपर से ऑस्ट्रेलिया का आक्रमण का भी भय उनके ऊपर बना हुआ था। ये पराजित भी हुए थे। कम्यून का शासन, पेरिस की मैंने बताया कि जैकोबिन जो दल था उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कम्यून के ऊपर, पेरिस की कम्यून के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण था। 10 अगस्त के विद्रोह तथा मारकाट के लिए पेरिस की जो क्रांतिकारी समिति थी वही उत्तरदायी मानी जाती है, जिसने जैकोबिन लोगों की प्रधानता की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरिस की कम्यून पर जैकोबिन दल के नेताओं का ही एक तरह से क्या था, उनका अधिकार था। कम्यून ने विधानसभा के प्रस्तावों की अवहेलना करना शुरू कर दिया था, और राजा और रानी को, क्योंकि उनका मानना था कि इनको भी रास्ते से हटा दिया जाए, राजा और रानी को क्या किया था, वहां से जहाँ सुरक्षित स्थान पर थे वहां से उनको पकड़कर टेम्पल नामक पुराने किले में बंदी बनवा दिया गया था। इस प्रकार से अब ये पूरी तरह से गणतंत्रवाद की ओर उन्मुख हो रहे थे और जनता को ही पूरे अधिकार थोपना चाह रहे थे। इसी समय राष्ट्रीय सम्मेलन, नया कन्वेंशन का गठन भी हुआ। कन्वेंशन अथवा राष्ट्रीय सम्मेलन तीसरी क्रांतिकारी सभा थी। जैसे कि प्रथम संविधान सभा की घोषणा हुई थी, फिर नई विधानसभा का गठन हुआ अक्टूबर 1792 में, फिर 20 सितंबर 1792 को नया राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कन्वेंशन के जो नाम से जाने की वो गठित हुई, जो 20 सितंबर 1792 से लेकर 26 अक्टूबर 1795 तक उसको शासन कार्य चलाना था। इस नए राष्ट्रीय सम्मेलन था। उन्होंने 21 सितंबर 1792 को गणराज्य की घोषणा कर दी। फ्रांस में क्या कर दी, गणराज्य की घोषणा कर दी और राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई। और राजतंत्र की समाप्ति के बाद फ्रांस में 21 सितंबर 1792 से क्या हो गया, गणराज्य की स्थापना हो गई। इसी समय क्योंकि अभी भी फ्रांस का राजा पूर्व राजवंश के सदस्य भी जीवित है, तो जैकोबिन दल के नेता चाहते थे कि उनका खात्मा कर दिया जाए। राजा को क्रांति का सबसे बड़ा दोष इन लोगों के द्वारा माना जाता था और उन पर अभियोग चलाया गया। वैसे तो कई लोग उनको वैसे ही मानना चाहते थे, लेकिन कई लोग चाहते थे उनको अभियोग चलाया गया। अभियोग चलाकर राजा को दोषी सिद्ध कर दिया और 21 जनवरी 1793 को राजा को सूली पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन एक तरह का, इसे गिलोटिन आपको देखा होगा, काफी धारदार हो जाता है, यहाँ पर गर्दन लगा दी, उसको गर्दन को काट दिया। गिलोटिन होती है क्या पता चलता है फ्रांस में गिलोटिन। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो फ्रांस में आतंक का राष्ट्र होता है लगभग 100 दिनों का, रोबेस्पियर जो जैकोबिन दल का नेता था वह इसका नेतृत्व करता था और बाद में भी मारा जाता है इसी तरह से। तो फ्रांस में एक तरह से अव्यवस्था की स्थिति कम से कम 2-3 महीने तक तो होती ही है। चूंकि अब राजा का भी खात्मा कर दिया तो इससे कई जो पड़ोसी देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, पर्शिया वगैरह, वे उनसे भी नाराज, क्योंकि राजा की हत्या को सही ठहराया नहीं जा सकता। इससे फ्रांस में एक तरह से अव्यवस्था का सा माहौल हो गया, डर का सा माहौल हो गया। क्योंकि जैकोबिन और
जिरोंदिस्ट जो दोनों दल थे वो इनमें आपस में मनमुटाव अभी भी बना हुआ था। अतः दोनों दलों ने एक दूसरे को खात्मा करना शुरू कर दिया था। जैकोबिन दल चूंकि पेरिस की कम्युन अधीन थी, अतः उनके जो नेता थे कई जैसे मैडम रावला वगैरह उनको भी पकड़ कर उन्होंने क्या कर दिया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया, उनको मार दिया। कई नेता इस तरह से मारे गए। अब जैकोबिन दल ने पूरा मन बना लिया था कि जिरोंदिस्टों को कैसे हटाया जाए। उन्होंने उनके बहुत सारे नेताओं को बंदी बना दिया गया, उनके लगभग 30 नेताओं को बंदी बनाकर उनको कैद कर दिया गया, उनको मार दिया गया। इस प्रकार से जिरोंदिस्टों का लगभग सफाया कर दिया गया। अब जैकोबिनों का एक तरह से शासन था, लेकिन अब चूंकि जैकोबिनों में भी इनका एक अपना अंदरूनी वर्चस्व चल रहा था, लेकिन वो बाद में शुरू होता है 1793 में फिर से संविधान का गठन होता है और इसके लिए रोबेस्पियर जो जैकोबिन दल का प्रमुख नेता है उन 2 समितियां गठित करता है, सार्वजनिक कल्याण समिति और सार्वजनिक सुरक्षा समिति। इसके माध्यम से उन्होंने अपना जो विचारधारा थी, अपनी जो आइडियोलॉजी उसने फ्रांस में उसने फैलाना शुरू कर दिया था। अब जैकोबिनों के मध्य भी संघर्ष शुरू हो गया। इससे पहले दांतो भी मारा जा चुका था, मारा नामक जो नेता था भी मारा जा चुका था। तो रोबेस्पियर ने अपने प्रमुख जो प्रतिद्वंदी थे, जो जैकोबिन दल के नेता थे, लोग थे, उनको भी उन्होंने ऐसा ढाना शुरू कर दिया। बाद में कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया और रोबेस्पियर को भी बंदी बना दिया। रोबेस्पियर को बंदी बनाकर उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, सूली पर चढ़ाकर उसको मार दिया गया। इस प्रकार से 1 जुलाई 1794 को रोबेस्पियर का भी वध कर दिया गया। लगभग इससे पहले 100 दिन तक लगभग ये आतंक का राज चलता रहा। मारकाट फ्रांस में चलती रही। एक तरह से आतंक का राज इसको हम कह सकते हैं, इतिहास में उसको आतंक का राज कहा है। इस प्रकार से तीसरा संविधान 1793 में चला और वह आगे तक चलता रहा और एक तरह से फ्रांस में नई नीति का शुरुआत हुई। डायरेक्टरी का गठन हुआ बाद में। डायरेक्टरी यानी 5 संचालक मंडलों का गठन हुआ, उसके माध्यम से इसी का फायदा होता है। 1799 तक ये डायरेक्टरी काम चलता रहा और बाद में नेपोलियन ने डायरेक्टरी पे ही पर अपना अधिकार जमा कर एक तरह से एक स्वतंत्र शासक के रूप में वापस उभरा और जिसका उल्लेख हम अगले वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जब अध्ययन करेंगे उसमें हम विस्तार से उसको जानेंगे। आइए हम थोड़ा सा फ्रांस की जो क्रांति है इसके महत्व और इसका जो प्रभाव है, परिणाम, उसको हम जान लेते हैं। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में आधुनिक युग के सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो हम सभी जानते हैं पुरातन जो स्ट्रक्चर था ना उसको तोड़ने में फ्रांस की 1789 क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे फ्रांस के जो पड़ोस के देश थे वो भी काफी प्रभावित हुए। बहुत सारे राज्य हम देखते हैं कि फ्रांस क्रांति में उनकी जो सिंपैथी थी वह किसके साथ थी? बोर्बो राजवंश के साथ थी। इससे दुनिया में उन्होंने एक नया नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना का। किसने दिया था? फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति ने का जो प्रभाव है उसका सबसे पहले पुरातन व्यवस्था क्रांति हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी फ्रांस में, राजवंश के जो निरंकुश शस्त्राचारी शासन थे उनको जनता ने विद्रोह माध्यम क्रांति करके उनको हटा दिया। एक तरह से फ्रांस में नई व्यवस्थाएं की शुरुआत हुई, गणराज्य की शुरुआत हुई। किसानों की दशा में परिवर्तन हुए। किसानों की जो सोचने स्थिति विभिन्न प्रकार से कर लिए जाते थे, चर्च के द्वारा जो कर लिए जाते थे वे सबकी बंद कर दिया गया। उन पर एक तरह से उन पर थोड़ा सा उनको क्या हुआ? फायदा हुआ, ना कि किसानों का इतना फायदा नहीं हो पाया था। लोकतंत्र का प्रसार हुआ। लोकतंत्र के लिए फ्रांस में नई भावनाओं को जागृत हुई। इससे यूरोप के कई देश भी प्रभावित हुए। लोकतंत्र का प्रसार में भी फ्रांसीसी क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी तरह से उनका एक नारा था, स्वतंत्रता, समानता है भ्रातृत्व की भावना का विकास। भ्रातृत्व की भावना का सिद्धांत मूलतः राष्ट्रीय देशप्रेम से जुड़ा हुआ था, जिसके अंतर्गत एक देश के निवासी दूसरे देश के साथ मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर दूसरे के साथ मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। राष्ट्र के भविष्य का निर्माण उसके अपने भविष्य से हो सकता था। फ्रांस के जो क्रांति की सबसे बड़ी देर मान जाती है स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना थी। इसी तरह राष्ट्रीय विकास का सिद्धांत, राष्ट्रीय विकास का सिद्धांत यानी कि अब राष्ट्र के विकास के लिए काफी काम किया जाने लगा और उनका सिद्धांत ये बन गया था कि जो कुछ है वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए सबसे पहले बढ़कर होना चाहिए और जनता की भागीदारी उन पर होनी चाहिए। इसी तरह समाजवाद की नींव यानी कि फ्रांस में उसकी 1789 क्रांति में समाजवाद की नींव डाली। समाज के सभी वर्गों को महत्व दिया गया। अमीर वर्ग और पूंजीपति वर्ग था उसके बहुत सारे अधिकारों को छीना गया। हालांकि उनको इतना नहीं था तो उनको प्रयोग किया गया ज्यादा परेशान। आम लोगों को भी उनके अधिकार दिए गए, मानवाधिकार की घोषणाएं की गई, आदि काम इनसे किए गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1795 में फ्रांस के कन्वेंशन ने नए संविधान को स्वीकृति प्रदान कर दी थी
और 5 सदस्यों की समिति डायरेक्टरी संचालक मंडल का गठन किया गया था। डायरेक्टरी का शासन 1795 से लेकर 1799 तक चलता रहा। नवंबर 1799 में नेपोलियन ने नाटकीय ढंग से फ्रांस के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी 1799 में, और डायरेक्टरी फ्रांस में फिर आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक अस्तित्व को दूर करने में असमर्थ साबित हो रही थी और अपने पड़ोसियों से उनको फ्रांसीसी लोगों को सुरक्षा देने में भी नाकाम हो रही थी, क्योंकि ये स्थिति नेपोलियन के लिए क्या रही, एक तरह से अच्छा काम किया। नेपोलियन को आसानी से लगभग 1799 तक आते सत्ता उनके हाथ में आ गई। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको 2 वीडियोस में समझाया और इसके जो परिणाम उसके बारे में आपको जानकारी दी। अगले वीडियो में हम नेपोलियन से